हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट टू दिस पर्टिकुलर इंटरेक्टिव सेशन। कैसे हैं आप सब? तो फाइनली आपको मालूम है कि कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET ने फाइनली NTA ने अपना सिलेबस रिलीज कर दिया है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि अभी रिसेंट में जो नोटिफिकेशन आई है कि CUET ने अपना फॉर्म भी रिलीज कर दिया है। हाँ दोस्तों, आप लोग जाइए CUET के वेबसाइट पे और अपना फॉर्म जरूर फिल कीजिए। आपको मालूम है कि DNS एजुकेयर ऐप पे हम लोगों ने कोर्स लॉन्च कर दिया जिसमें हम लोग बीकॉम ऑनर्स एंट्रेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाने वाले हैं, जिसमें हम लोग सेक्शन 1 इंग्लिश हिंदी उर्दू जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसकी प्रिपरेशन, साथ में आपको दोस्तों डोमेन स्पेसिफिक का भी प्रिपरेशन करवाएंगे और साथ ही साथ आपको हम लोग जनरल टेस्ट का भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। हमारे इस चैनल को विजिट करने के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे आज जो हमारा टॉपिक है, आज जिस टॉपिक पे हमारा डिस्कशन है वो ये है कि जैसा कि आपको मालूम है कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जो एक सब्जेक्ट आता है वो है आपका बिजनेस स्टडीज। देखिए, कॉमर्स में टोटल 3 सब्जेक्ट है जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछेगा। एक अकाउंटेंसी, दूसरा बिजनेस स्टडीज और तीसरा इकोनॉमिक्स। आज का जो हमारा उन्वान है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है बेसिकली कि आज हम लोग बिजनेस स्टडीज का सिलेबस डिस्कस करेंगे। यानी कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट में बिजनेस से क्या पूछेगा सर? बिजनेस स्टडीज से मैं आपको बता दूं कि क्लास 12th का NCERT आपको पूरा कंप्लीट करना है। और याद रखिए, बिजनेस स्टडीज से पॉसिबल है कि कुछ केस स्टडीज टाइप क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे बिजनेस स्टडी को क्या करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं। मैं बता दूं, अगर आप बहुत ज्यादा बिजनेस को रटोगे तो उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, आपको चीजों को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप केस स्टडी सॉल्व कर पाएंगे। तो फाइनली दोस्तों मैं स्टार्ट करूं? हाँ सर। और आपको मैं बता दूं कि हमारा ये कोर्स बहुत ही इकोनॉमिकल वैल्यू पे है। आप जब चाहो हमारे इस कोर्स को, हमारे ऐप को, DNS एजुकेयर ऐप डाउनलोड करके इस कोर्स को इनरोल कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। बहुत ही इकोनॉमिकल वैल्यू पे है। और मैं आदिल सर खुद BHU से BCom और MCom परसुइंग रहा है मेरा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सवाल है सर, बिजनेस स्टडीज से क्या पूछेगा एग्जाम में? तो क्लास 12 का जो पहला चैप्टर बिजनेस स्टडीज में आने वाला है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये पहला चैप्टर है। आपने सुना नहीं मैनेजमेंट क्या होता है सर? आप बताइए मैनेजमेंट क्या होता है? भाई मैनेजमेंट क्या होता है? आप एक नॉर्मल सा वर्ड में मैं समझाता हूं। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, हाँ मैं बिजनेस कर, आपने बिजनेस किया है, हाँ आपने बिजनेस को देखा है, हाँ सर बिजनेस को पहचाना है, हाँ सर, तो मैं बताता हूं ना मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपके बिजनेस में जो कुछ भी है सर, जो कुछ का मतलब क्या, आपके बिजनेस में क्या मशीन नहीं है सर, क्या जमीन है, हाँ सर, बिल्डिंग है, हाँ सर, प्लांट है, हाँ सर, मशीन है, हाँ सर, लेबर्स है, हाँ सर, रॉ मटेरियल है, हाँ सर, फाइनेंस है, पैसा है, हाँ सर। आपके बिजनेस में जो कुछ भी है वो सब, अगर आप उन सब को सिस्टमेटिक मैनर में उनसे काम ले रहे हैं, उनको इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी लेबर से अच्छे से काम ले रहे हैं, मशीन से अच्छे से काम ले रहे हैं, अगर सब कुछ को एक सिस्टमेटिक मैनर में यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी उसको इस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं जिस तरीके से उसको यूटिलाइज करना चाहिए था, ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए, टारगेट अचीव हो जाए, आपका सेल बढ़ जाए, आपका प्रॉफिट बढ़ जाए, आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाए। यही दोस्तों कहलाता है मैनेजमेंट। इसी में आगे हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट वाले चैप्टर में कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है। क्या मैनेजमेंट साइंस है? क्या मैनेजमेंट आर्ट है या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? मैनेजमेंट साइंस है, हाँ सर है ना। क्यों? क्योंकि जैसे साइंस एक सिस्टमेटिक रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करता है, साइंस बात करता है एक्सपेरिमेंट की, साइंस बात करता है एक नॉलेज बेस्ड थिंकिंग की, उसी तरीके से मैनेजमेंट भी तो एक रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलता है। आपने फ्यूल का प्रिंसिपल नहीं पढ़ा, जिसमें फ्यूल के प्रिंसिपल ने कहा गया, पहला फ्यूल ने क्या प्रिंसिपल दिया? डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांट दो, छोटे छोटे टुकड़ों में काम को बांट दो। क्या इस बेसिस पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। फ्यूल का प्रिंसिपल नहीं पर प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। फ्यूल ने कहा कि जो भी एम्प्लॉय तुम्हारे यहां काम करे उनको अच्छी सैलरी दो, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, नॉलेज, कैपेबिलिटीज, उनके अंदर जो सलाहियत है उस सलाहियत के हिसाब से उनको सैलरी दो। तो ये सब प्रिंसिपल जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे इसमें मैनेज किया जाता है। ये समझ में आ गया? हाँ सर। उसी तरीके से मैनेजमेंट में जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है कि आखिर आप मैनेजमेंट करते क्यों हो मेरे भाई? क्या मकसद है आपको मैनेजमेंट करने का? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल, एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जैसे सर्वाइवल,
प्रॉफिट, ग्रोथ। आप जब बिजनेस करने आते हो तो सबसे पहले आप क्या सोचते हो कि पहले हमें बिजनेस में सर्वाइव करना है, हमें मार्केट में टिकना है, अभी तुरंत प्रॉफिट नहीं कमाना है। जैसे ही आप मार्केट में सर्वाइव करते हो फिर आप प्रॉफिट कमाना शुरू करते हो, फिर आपका ग्रोथ होता है, आपके हजारों ब्रांचेज खुल जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छा सेल करने लगते हो। ये हमारा कहलाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो ये पहले चैप्टर का मैंने कुछ बताया, वो टॉपिक्स जिससे क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल होता क्या है सर? प्रिंसिपल क्या है? ये एक फंडामेंटल लॉ है जिससे हमारा बिजनेस चलता है। यानी प्रिंसिपल क्या है? जैसे आप बचपन में छोटे में आपके माँ बाप ने कुछ चीज़ें आपको सिखाया होगा, जैसे बेटा कभी किसी से झूठ मत बोलना, कभी किसी को धोखा मत देना, हमेशा लोगों से अच्छे से बात करना, अपने से बड़ों की तहजीब करना, रिस्पेक्ट करना, छोटों पे शफकत करना, छोटों से मोहब्बत करना। ये आपके माँ बाप ने बचपन में सिखाया था ना। क्यों? ये एक प्रिंसिपल है जो हम अपनी ज़िंदगी को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी को कामयाब कर सकते हैं। उसी तरीके से मैनेजमेंट को चलाने के लिए, यानी किसी भी मैनेजमेंट को, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए भी कुछ प्रिंसिपल है वो फॉलो करना होता है। उसमें दो बहुत बड़े स्कॉलर आए, एक फ्यूल और दूसरा टेलर। फ्यूल ने और टेलर ने प्रिंसिपल दिया क्या? फ्यूल ने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिया, मॉडर्न प्रिंसिपल, और टेलर ने साइंटिफिक प्रिंसिपल दिया। फ्यूल कौन थे? फ्यूल एक वैसा शख्स जो मैकेनिकल इंजीनियर था। वो एक मैकेनिकल इंजीनियर था, वो 20 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, करते करते जो कुछ भी वहां से सीखा उसको प्रिंसिपल की तरह बताया। सर कुछ फ्यूल के प्रिंसिपल बताइए ना। जैसे एक डिवीजन ऑफ वर्क, पहला प्रिंसिपल फ्यूल ने कहा था काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। जब तुम काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दोगे तो हर वो स्पेशलाइज्ड बंदा जो उस काम को कर सकता है उसको वो काम मिल जाएगा, और जब वो काम बार बार करेगा तो उसको काम में स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, हो सकता है कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो आपको कंप्यूटर वाला काम दे दिया जाएगा। हो सकता है आप हार्डवेयर इंजीनियर है, आपको सिस्टम सुधारने के लिए दे दिया जाएगा। हो सकता है आप एक अच्छे अकाउंटेंट है, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम दे दिया जाएगा। यानी फ्यूल ने क्या कहा? काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। इसी तरीके से फ्यूल के और भी प्रिंसिपल है। फ्यूल के एक प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड था। यूनिटी ऑफ कमांड क्या? वो प्रिंसिपल कहता है कि ऑर्डर मस्ट रिसीव फ्रॉम वन बॉस ओनली। क्या मतलब? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर देने वाला कोई एक आदमी होना चाहिए। यानी कोई अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर देने वाला एक से ज्यादा इंसान होगा, यानी आप सपोज करो आप लेबर है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, एक मैनेजर आया आपसे बोला ये इधर से इधर कर दो, दूसरा आया नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, तीसरा यार ये क्या कर रहे हो, चौथा अरे ये तो कर दो। आप कंफ्यूज हो जाएंगे किसकी सुनिए किसकी ना सुने। फ्यूल ने क्या कहा? ऑर्डर देने वाला कोई एक बॉस होना चाहिए। एक बॉस होगा तो आप उसकी बात को सुनोगे, वरना आप तो कभी कभी चांस दे दोगे, एक्सक्यूज भी बना लोगे। अरे बॉस सॉरी आपका काम तो अभी हम नहीं कर सकते, हम तो दूसरे बॉस के काम में बिजी है। सॉरी बॉस आपका काम नहीं कर सकते, हम तो तीसरे बॉस के काम में बिजी है। तो ये था फ्यूल का फंडा। आपको क्लियर हो गया? हाँ सर आगे बताइए ना। ये तो था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसी तरीके से एक प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। क्या मतलब? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। अगर मैनेजर ने कमिटमेंट दिया है एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय ने कोई वादा किया है मैनेजर से कि हम इतने दिन में इतना गोल अचीव कर लेंगे, इतने दिन में इतना काम कर देंगे, इतने दिन में इतना टास्क अचीव कर लेंगे, इतना सामान इतने दिन में बना देंगे, तो आपको बना कर देना होगा। डिसिप्लिन, यू शुड हैव टू फॉलो द डिसिप्लिन, द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है बिजनेस इन्वायरमेंट। ये बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है सर? तो आपको मालूम है बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब है आप जहां पे भी बिजनेस कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं तो बिजनेस करते हो ना, बोलो ना बच्चे, आप कहीं ना कहीं बिजनेस कर रहे हो ना। आप जहां बिजनेस करते हो क्या सराउंडिंग में आप एक इन्वायरमेंट से नहीं घिरे हुए हैं? आप अगर सपोज करो आप अगर यूपी में बिजनेस कर रहे हो तो क्या यूपी में पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल इन्वायरमेंट से आप घिरे हुए नहीं हैं? है कि नहीं है? बोलिए ना। है। इसका मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब है कि अगर आप कहीं पे बिजनेस कर रहे हो तो वहां बहुत सारी चीजें जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। क्या अफेक्ट करेगा? आपका कस्टमर आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है, आपका सप्लायर आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है, वहां की गवर्नमेंट जिस तरीके से काम करेगी उस तरीके से आपका बिजनेस अफेक्ट हो जाएगा। जैसे जब जीएसटी आया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया था, डिमोनेटाइजेशन आया था, नोटबंदी आई थी, तो लोग एकदम परेशान हो गए, बिजनेसमैन एकदम अपने आप से आपे से बाहर हो गए, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे, वो चारों तरफ परेशान थे। यानी आपके बिजनेस को पॉलिटिकल सिस्टम ने अफेक्ट किया था कि नहीं किया था? अभी कोई फेस्टिवल आ जाए, ईद आ जाए, तो क्या सेवैया बिकना शुरू नहीं हो जाता है? इसी तरीके से आप समझिए कि आप देखिएगा कि बहुत सारी कल्चरल चीजें जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। बात समझ में आ रही?
यानी कि आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब है कि अगर आप कहीं पे बिजनेस कर रहे हो तो वहां हर कुछ है जो आपके बिजनेस में। एक कस्टमर भी कई तरह के होते हैं। कुछ कस्टमर अमीर होते हैं, लग्जरियस, वो लग्जरी गुड्स खरीदेंगे। कुछ कस्टमर बेचारे गरीब होते हैं, वो आपसे बेसिक गुड्स खरीदेंगे। यानी आप जहां पे भी बिजनेस करो उसका इन्वायरमेंट आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है। प्लानिंग, अगला चैप्टर नंबर 4, प्लानिंग। प्लानिंग क्या है सर? किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले यू शुड हैव टू डू प्लानिंग। प्लानिंग होता क्या है सर? प्लानिंग रेफर्स टू थिंकिंग इन एडवांस। पहले से सोचना, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, बिजनेस में क्या कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, इसको तो प्लानिंग बोलते हैं। प्लानिंग की शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहला पॉइंट, सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले अपने गोल को तय करो। डेवलपिंग प्रीमाइसेस, उसके बाद कुछ एजम्पशन तय करो कि अगर फ्यूचर में कुछ हो गया तो उस वक्त क्या करेंगे। जैसे आप लोगों ने घर में देखा, कभी घर में फंक्शन या पार्टी होता है या घर में किसी की शादी होती है तो हम लोग बहुत सारा सामान एक्स्ट्रा लेकर आते हैं। क्यों? कि अगर घट गया तो क्या करेंगे। उसी तरीके से बिजनेस में भी कुछ घटना हो गया तो हम उसके लिए, जैसे फायर, आग ना लग जाए तो हम इंश्योरेंस लेके रखते हैं। फिर क्या आ गया? लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव। फिर तलाश करो कि तुम अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या अल्टरनेटिव है तुम्हारे पास। अगर तुम्हें सेल बढ़ाना है, कैसे बढ़ाओगे? एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, टीवी पे प्रमोशन कर सकते हो। शाहरुख खान को बोलोगे चलो एडवर्टीजमेंट करो, शाहरुख खान की तुमने बोल दिया चलो एडवर्टीजमेंट करो। अमिताभ बच्चन से आपने बोल दिया चलिए एडवर्टीजमेंट कीजिए। आप इस तरीके से लोगों से एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, मैगजीन में एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, मोबाइल पर ऐड ला सकते हो। इवेल्युएटिंग द वेरियस अल्टरनेटिव। इन सब अल्टरनेटिव में सब तो नहीं कर सकते हम, कोई एक जो जिसका एडवांटेज बहुत ज्यादा हो, डिसएडवांटेज कम हो, उसको फाइनली किसी एक को सेलेक्ट करना, फिर उसको इंप्लीमेंट करना, उसको फॉलो अप करना। प्लानिंग की कुछ लिमिटेशंस है। प्लानिंग लेड्स टू रिजिडिटी। जब प्लान बन जाता है इंसान को कट्टर बना देता है। यानी आप देखिए लिमिटेशन, कमियां क्या है प्लानिंग में। आपने एक बार प्लान बना लिया, अगर गलत प्लान बन गया तो आप उस गलत प्लान को ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देंगे। आप सोचेंगे नहीं, आपका माइंड बंद हो जाएगा, आपकी थिंकिंग पावर चली जाएगी। हाँ सर, ऑर्गेनाइजिंग नहीं पढ़े। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजिंग का मतलब आपने जो प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग आप रिसोर्सेज को इकट्ठा करोगे। फिजिकल रिसोर्स, मशीन लाओगे, प्लांट लाओगे, जमीन लाओगे। फाइनेंशियल रिसोर्स, पैसे का इंतजाम करोगे। ह्यूमन रिसोर्स, लेबर्स लेकर आओगे, सब मिला के काम को ऑर्गेनाइज करोगे। ऑर्गेनाइजिंग में फंक्शनल हो सकता है, डिविजनल हो सकता है। पढ़े हो ना? डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग में होता है। यानी डेलीगेशन क्या होता है? जब एक मैनेजर सारा काम का बर्डन खुद नहीं झेल सकता तो वो अपना कुछ काम अपने नीचे वाले को शिफ्ट कर देता, वो अपना काम उसके नीचे, वो हल्का हल्का पावर का शिफ्टिंग डेलीगेशन कहलाता है। डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में क्या डिफरेंस है आप बताइए कमेंट सेक्शन में। डीएनएस एजुकेटर ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिए। हम लोग बहुत आसान तरीके से आपको कोर्स को पढ़ाएंगे, बहुत सिस्टमेटिक मैनर में। स्टाफिंग क्या है सर? Putting the right person at a right job, having right qualification so that right work can be done at a right time. एक सही इंसान को सही जगह पे सही तरीके से रखना ताकि सही काम सही समय पे हो सके। आप देखिए कितना आसान डेफिनेशन है। यही स्टाफिंग है। स्टाफिंग की शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले हम रिक्रूटमेंट करते हैं, यानी लोगों को बोलते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 10 वैकेंसी निकली, आप लोग अप्लाई कीजिए इस जॉब के लिए। फिर क्या होगा? उनका टेस्ट लेते हैं, मेडिकल टेस्ट, उनका रिटन टेस्ट लेते हैं, उनका ओरल टेस्ट लेते हैं, फिर उनका इंटरव्यू लेते हैं, फिर उनको सेलेक्ट करते हैं, फिर उनका बैकग्राउंड चेक करते हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। ये स्टाफिंग है। फिर आता है सर डायरेक्टिंग, बताइए ना डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि जो इंप्लॉय आपके यहाँ सिलेक्ट हो गए हैं उनको इंस्ट्रक्शन देना, उनको गाइड करना, उनको मोटिवेट करना, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आना। डायरेक्टिंग में 4 अहम काम है: सुपरविजन का, लीडरशिप का, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन। ये डायरेक्टिंग में 4 काम जो आपको करने हैं। लीडरशिप क्या है सर? लीडरशिप और मैनेजर में क्या फर्क है? लीडरशिप एक इंसान के अंदर क्वालिटी होता है कि अगर वो पीपल को इन्फ्लुएंस कर सकते, पीपल को अपने अंदर काम करवा सके, पीपल से अच्छे से बिहेव कर सके, लोगों को अपने अंदर काम करवाने की क्वालिटी को लीडरशिप कहते हैं। उनको लीड कर सके, उनको चला सके, उनको रन कर सके, उनको कंट्रोल कर सके, उनको मैनेज कर सके, उनके अंदर डिसिप्लिन पैदा कर सके। ये लीडरशिप की क्वालिटी है। क्या एक लीडर मैनेजर हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है। क्या एक मैनेजर लीडर क्या एक मैनेजर लीडर भी हो सकता है? अगर मैनेजर लेकिन देखिए, एक जो मैनेजर होता है उसका लीडर होना जरूरी है। अगर आप मैनेजर हो किसी ऑर्गेनाइजेशन तो आपको लीडर तो होना पड़ेगा, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। हाँ, आप लीडर है, जरूरी नहीं कि आप मैनेजर भी हो। भाई आजकल गाँव मोहल्ले में जो प्रधान होते हैं, छोटे मोटे जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं, वो सब क्या है? एक लीडर है, नेता है, लेकिन कोई मैनेजर तो नहीं है। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? आपने प्लान बनाया,
क्या प्लान बनाया? 100 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर सिर्फ 70 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है। प्लान कुछ था, एक्चुअल परफॉर्मेंस कुछ हो रहा है। इनको मैच करवाना, दिस इज कॉल्ड एज कंट्रोलिंग। कहीं आपके प्लानिंग में तो मिस्टेक नहीं था, कहीं आपने प्लान ही गलत नहीं बनाया था। हो सकता है प्लान तो सही होगा, लेकिन आपका मशीन सही से काम नहीं किया, लेबर सही से काम नहीं किया, कैपिटल सही से काम नहीं किया, मजदूरों ने सही से काम नहीं किया, तो कंट्रोलिंग करना पड़ेगा। कंट्रोलिंग मींस मैचिंग द एक्चुअल आउटपुट विद द प्लान्ड आउटपुट। इफ एनी डेविएशन टेक्स प्लेस वी हैव टू टेक द करेक्टिव मेजर सो दैट द प्रॉब्लम कैन बी सॉर्ट आउट। यानी प्लानिंग को परफॉर्मेंस से मैच करना, और अगर उसमें कुछ कमी आ रही है तो उसके लिए कुछ मेजर्स उठाना, कुछ रास्ते निकालना जिससे वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो और मामला खत्म हो सकता है कि आपका प्लानिंग परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, आपने जितना प्लान किया उतना परफॉर्मेंस नहीं हो पाया। क्यों नहीं हुआ? हो सकता है मशीन सही से काम ना किया हो, लेबर सही से काम ना किया, रॉ मटेरियल सही से काम नहीं किया। इसका हल ढूंढो मेरे भाई, हल ढूंढो। फिर आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है सर? फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर का मतलब होता है द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द मनी, द फाइनेंस ऑफ द बिजनेस। पैसों का मैनेजमेंट ही तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे बिजनेस में पैसा कहां कहां से आता है? किस किस तरह का फाइनेंशियल डिसीजन है? पैसे से रिलेटेड क्या क्या डिसीजन लेते हैं? स्टार्टिंग से सोचो, सबसे पहले तुम बिजनेस करने आओगे तो सबसे पहले क्या करोगे? पैसे का इंतजाम करोगे। दिस इज फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब पैसे का इंतजाम। पैसे का इंतजाम कहां से होगा सर? शेयर से, लोन से, डिबेंचर से, पब्लिक डिपॉजिट से, लोगों से कर्ज लोगे पैसा। अच्छा जब पैसा आ जाएगा तो फिर क्या करो? फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लोगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब कहां पैसा लगाना है? जमीन में, बिल्डिंग में, प्लांट में, मशीन में, किसी। फ्रेंड्स तो अब आता है डिविडेंड डिसीजन। तो डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? जब कंपनी जो कुछ भी प्रॉफिट कमाती है, यानी प्रॉफिट मतलब समझ रहे हो ना, जो कुछ भी सरप्लस कमा रही है, तो अब जाहिर सी बात वो जो सरप्लस कमाया उसको शेयर होल्डर के बीच में बांटना है। यानी डिविडेंड डिसीजन में हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमें अपना जो सरप्लस है, जो प्रॉफिट है, उसे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये सारे डिसीजन हमें लेना पड़ता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। अब नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट उस मार्केट को बोलते हैं जहां से हम फंड रेज करते हैं, पैसा रेज करते हैं। वो दो तरह का हो सकता है, एक मनी मार्केट, दूसरा कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में हम फंड रेज करेंगे सिर्फ 1 साल के लिए, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और कैपिटल मार्केट में हम फंड रेज करते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब उसी तरीके से हम मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल बिल, इस तरीके से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये सारे इंस्ट्रूमेंट है जिसको हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद आता है हमारा कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के अंदर भी हम देखते हैं कि हमारा प्राइमरी मार्केट है और सेकेंडरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट में हम लोग नया शेयर इशू करते हैं, सेकेंडरी मार्केट में हम लोग का स्टॉक एक्सचेंज आता है। अच्छा जैसे कि आपने सपोज करो कि आपने शेयर खरीदा, ठीक है ना, आप शेयर खरीद लियो, अब चाहते हो कि आप अपना शेयर मतलब 1 साल 2 साल हो गया आप शेयर रखे, अब आपको पैसे की अर्जेंट जरूरत है, तो आप क्या करोगे? उसको तो शेयर को बेचोगे। कहां बेचोगे? स्टॉक एक्सचेंज में बेचोगे। तो क्लियर हो गया ना ये सारी चीजें? हाँ सर। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 11 जो है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट। सर ये मार्केटिंग मैनेजमेट क्या होता है? अच्छा आपने कभी मार्केटिंग वर्ड तो सुना है ना? अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, मार्केटिंग को वो लोग एडवर्टीजमेंट समझते हैं। एडवर्टीजमेंट मतलब प्रचार करना, गलत है मेरे भाई। एडवर्टीजमेंट एक पार्ट है मार्केटिंग का। मार्केटिंग क्या होता है सर? अगर आप किसी नए बिजनेस में उतरे हो, नए बिजनेस में आए हो बिजनेस करने, आपका मकसद बिजनेस करने का, आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप सबसे पहला काम क्या करोगे? टू आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वांट ऑफ द कस्टमर। सबसे पहले आप मार्केट में जाओगे, लोगों के नीड्स और वांट्स को जानोगे, लोग चाहते क्या है, उनका डिमांड क्या है। अगर कस्टमर बहुत गरीब है तो उन्हें लग्जरी आइटम नहीं चाहिए, उन्हें बेसिक गुड चाहिए। कस्टमर बहुत अमीर है तो उन्हें लग्जरी आइटम चाहिए। उसका उनके नीड्स एंड वांट्स को जानने के बाद मार्केट में आप प्लानिंग करोगे, यानी उनके नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग आप प्लान बनाओगे। प्लानिंग करने के बाद क्या करोगे? मार्केट में प्लान बन जाएगा, फिर प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करोगे, यानी जो आपने प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बनाओगे। उसके बाद प्रोडक्ट बनाने के बाद क्या करोगे? प्रोडक्ट में भी कई साइज का प्रोडक्ट होगा, सबका कलर अलग होगा, नेचर अलग होगा, कोई महंगा होगा, कोई सस्ता होगा। फिर उसकी ब्रांडिंग करोगे, उस प्रोडक्ट का एक अच्छा नाम दोगे, उसकी लेवलिंग करोगे, फिर प्रोडक्ट को अच्छे से पैक करोगे, फिर उसका प्रमोशन करोगे, फिर सेल करोगे, फिर प्रॉफिट कमाओगे। या फिर वेयर हाउसिंग, यानी अगर प्रोडक्ट आपका नहीं बिका तो उसे कहां पे कोल्ड स्टोरेज में रखना। ये होता है मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग में हम लोग 4 पीस पढ़ते हैं, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ये 4 चीजें होता है मार्केटिंग में। मार्केटिंग में कितने पीस आते हैं? 4 पीस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। यानी इन्हीं चारों चीजों से हमारा मार्केटिंग पूरा सिस्टम चलता है। प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, उसकी प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए, प्राइसिंग तय करने से पहले हमें उनकी यूटिलिटी को समझना होगा कि हम प्रोडक्ट के हिसाब से प्राइस तय करें, हम उसे कैसे बेचेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का क्या इंतजाम है, प्रमोशनल एक्टिविटीज क्या करें, हम कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। आप टीवी पे एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, आप चाहो तो बैनर लगा सकते हो, पोस्टर लगा सकते हो, मैगजीन में एडवर्टीजमेंट।
ये मार्केटिंग मैनेजमेंट है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि 4 P's ऑफ मार्केटिंग किसने दिया, मैं कार्ति ने दिया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब लास्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है सर? सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सबसे पहले फर्स्ट टाइम कब आया था? 1986 में। ये एक्ट क्या था? ये बेसिकली जब कंज्यूमर के साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। एक्सप्लॉइटेशन कंज्यूमर को अंडरवेटेड प्रोडक्ट दे देना, कंज्यूमर को खराब प्रोडक्ट दे देना, कंज्यूमर को बेकार प्रोडक्ट देना, कंज्यूमर की कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, उसे जैसा तैसा प्रोडक्ट दे दिया जा रहा था। इस केस में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ने लोगों को प्रोटेक्शन के लिए आया। इसमें 3 फॉरम बनाए गए कि अगर कंज्यूमर को प्रोडक्ट खराब मिल रहा है तो वो कंप्लेन कर सकता है। कहाँ? डिस्ट्रिक्ट फॉरम में, स्टेट कमीशन में, नेशनल कमीशन में। अगर 1 करोड़ तक का मामला है तो डिस्ट्रिक्ट फॉरम में, 1 करोड़ से ज्यादा मामला है तो स्टेट कमीशन में, 10 करोड़ से ज्यादा मामला है तो नेशनल कमीशन में। इसमें कंज्यूमर को राइट्स भी दिए गए। कंज्यूमर को क्या क्या अधिकार दिए गए? राइट टू मेक चॉइस का अधिकार दिया गया, राइट टू सीक रिड्रेसल, सीक रिड्रेसल का मतलब होता है राइट टू गेट कंपनसेशन का अधिकार दिया गया। ये सारे राइट्स कंज्यूमर को दिए गए हैं। उसका कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय की गई। यानी कि आखिर कंज्यूमर आया, कंज्यूमर की भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, यानी जब भी आप सामान खरीदे कैश मेमो लेना ना भूले। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। तो ये हमारा ओवरऑल हमने बिजनेस स्टडी का सिलेबस डिस्कस कर लिया है। आपको मैं बता दूं कि डीएनएस एजुकेट ऐप पे हमने बीकॉम एंट्रेंस के कोर्स को लॉन्च कर दिया है, कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट बीकॉम ऑनर्स के कोर्स को। आप हमारे कोर्स को इनरोल कर सकते हैं, हमारे टीम से बात कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके आप सब कुछ इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। मुझसे अगर कोई पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं किसी इशू को लेकर तो मुझे 6388788130 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।